तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी की। जी हाँ, सीटेट में आपके चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों में मैथ्स पेडागोजी काफ़ी उपयोगी रहने वाली है। कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, आसान भी आते हैं और हार्ड भी आते हैं। तो आपकी जो आज की ये क्लास रहने वाली, इसमें हम लोग करने वाले 20 क्वेश्चन। 20 में से 10 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी हार्ड हैं और थोड़े से क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा आसान हैं, जो आप एक नज़र में ही कर सकते हैं। कहा जाए तो मिली जुली क्लास रहने वाली है और आपकी तैयारी, अगर आप एक बार सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो बहुत ही अच्छी होगी और हो सकता है कि आपका 2 से 4 नंबर से रुका हो, तो इसीलिए बहुत ही अच्छी तैयारी कही जाएगी। तो जो लोग एक बार सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके कम से कम 15 क्वेश्चन सही निकलने चाहिए और जो इस बार पहली बार देने वाले हैं उनके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जरूर सही होने चाहिए। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। लिखा है, कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको बताना है कि कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना। दूसरा है सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना। तीसरा है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। जबकि चौथा ऑप्शन है छात्रों के हल की गई समस्याओं में अधिक से अधिक कमी निकालना। तो आपको पता है कि जब भी हम लोग पेडागोजी क्वेश्चन करते हैं तो हम उनमें से नेगेटिव आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है आंसर करने के लिए। तो आपको पता है कि छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना, ये हो गया आपका नेगेटिव आंसर। उसके बाद अगर हम देखें तो सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना। मान लीजिए कोई कमज़ोर है विद्यार्थी, तो उसको हम थोड़ा अलग से भी बता सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा इतना ज़्यादा अच्छा आंसर नहीं बनने वाला है। तीसरा ऑप्शन लिखा है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। इसको हम कह सकते हैं कि हमारा सही हो सकता है, लेकिन हम ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है छात्रों के द्वारा हल की गई समस्याओं में अधिक से अधिक कमी निकालना। तो जब कोई छात्र आपके सामने कोई मैथ्स का क्वेश्चन करके लाता है तो आप ये कोशिश करोगे कि हम उसमें कमी निकालें। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसको समझाना है कि ये क्रिया ऐसे नहीं होगी, इसको ऐसे करना है। तो कमी निकालना बिल्कुल भी आपको नहीं है। अगर कोई छात्र करके लाता है तो आपको उसमें सुधार करना है, उसको बताना है, समझाना है। इसीलिए कह सकते हैं कि इसका जो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। आप लोग एक अपना कॉपी और पेन ले लीजिए और 1 से लेकर के 20 तक के नंबर लिख लीजिए। लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्जाम से संबंधित सभी क्लासें होने वाले, जिससे आपका सीटेट पास होने में सरलता हो सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। क्या वह सिद्धांत अनुभव से सीखना है या फिर करके सीखना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्रयोगशाला विधि होती है वो आधारित होती है करके सीखने पर। जब आप कोई प्रयोग करोगे तभी तो सीखोगे, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं करके सीखना पर ये आधारित होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है आपका भी सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है। आपको बताना है इनमें से वह विकल्प कौन है जिसमें गणित की भाषा की झलक आ रही है। तो अगर हम बात करें सीटेट के एग्ज़ाम की, तो आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम अभी जुलाई में हुआ था। उसके बाद में अगला सीटेट दिसंबर या जनवरी में होने वाला है। तो आपको तैयारी अभी से अपनी करनी है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत ही कम रिजल्ट आता है इस बार। तो फर्स्ट का गया था 18 से कुछ % और सेकेंड का 13 से 14% रिजल्ट देखने को मिला था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन लिखा है राम और सीता जा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है श्याम हापुड़ जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। क्योंकि चौथा ऑप्शन है श्याम और मोहन दोनों भाई हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें गणित के भाषा की झलक आपको नज़र आई। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जिसमें गणित की कुछ भाषा प्रयोग की जा सके, लेकिन यहाँ पर 10 किलोमीटर की जहाँ पर दूरी आ गई पैदल, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यात्रा के दौरान मीरा ने 50 किलोमीटर बस से यात्रा की होगी, या हम कुछ भी सोच सकते हैं। उसके बाद 10 किलोमीटर उसने पैदल दूरी तय की, तो कुल मिलाकर के 60 किलोमीटर वो गई होगी। तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ गणित के बारे में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। आपको बताना है इनमें से वह विधि कौन सी है जिससे यह सिद्ध होता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। पहले अगर हम ऑप्शन की बात करें तो वह है आगमन विधि द्वारा उपपत्ति। दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष, जबकि तीसरा ऑप्शन है प्रतिवाद द्वारा, जबकि चौथा ऑप्शन है प्रतिसकारात्मक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी विधि रहने वाली है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। फटाफट आंसर करते रहिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि, यानी ऑप्शन नंबर
2 बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा है किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य है। क्या वह कौशलात्मक उद्देश्य होगा, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य होगा, अवबोधात्मक उद्देश्य होगा या फिर ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा? किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य। गणितीय आकृति आपको मान लीजिए अपने बच्चों को दिखाया, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होने वाला है? इसका जो सही आंसर है वह है ज्ञानात्मक उद्देश्य। क्या हो जाएगा? ज्ञानात्मक उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सभी को पढ़ना है और आंसर अपने आप करना है। बताइए इसका क्या सही रहने वाला है? सीखने के आकलन का आधार है पुनः स्मरण करना, जैसे कि तैसा लिख देना, व्यवहारिक परिवर्तन करना या फिर व्याख्या कर सकना। तो बताइए सीखने के आकलन का आधार क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोगों को बताना है कि सीखने के आकलन का आधार इनमें से क्या है? व्यवहारिक परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर देखा जाए तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7। लिखा है कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता क्यों होती है? आपको बताना है कि कक्षा में गणित की जब हम पढ़ाई करवाते हैं उसके साथ साथ में आयोजित की जाने वाली मासिक जो हम परीक्षाएं लेते हैं उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। उसके लिए पहला ऑप्शन लिखा है छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, छात्रों की कमजोरी दर दूर करने के लिए। दूसरा ऑप्शन लिखा है छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए, जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए, जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है यहाँ पर आपका छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए। तो आपको बताना है कि हम हर महीने में गणित की मासिक परीक्षाएं क्यों लेते हैं बच्चों से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों की कमजोरी को दूर करने के लिए, कि हमारा जो छात्र है वो किस चीज़ में कमज़ोर है, उसको टेबल नहीं आ रहा है, जोड़ नहीं आ रहा है, घटाव नहीं आ रहा है, भाग नहीं आ रहा है, गुणा नहीं आ रहा है, हम उसकी समझ में हो जाती है, फिर हम उस चीज़ से संबंधित अभ्यास कर करवाते हैं जिसमें बच्चे धीरे धीरे कुशल हो जाते हैं। इसीलिए मासिक एग्ज़ाम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? आपको बताना है यहाँ पर कि गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया है, जिसका प्रमुख कारण क्या रहने वाला है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, जबकि दूसरा ऑप्शन है बच्चों का सामाजिकरण करना, जबकि तीसरा ऑप्शन है बच्चों का चरित्र विकास करना, और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर उपरोक्त ये सभी। तो हम कह सकते हैं कि अगर देखा जाए यहाँ पर बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों का सामाजिकरण करना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों का चरित्र का विकास करना। तो यहाँ पर सभी के सभी सही हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर रहने वाला है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप लोग इसको लगा सकते हैं, इसमें ये तीनों ही विकल्प सही हैं ऊपर वाले। अगला क्वेश्चन है मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। मंद बुद्धि अगर कोई बालक है उसके स्तर में सुधार हेतु कौन सी परीक्षा उपयोगी रहने वाली है? मंद बुद्धि का स्तर होता है 70 से नीचे वाला, जिसका IQ 70 से नीचे होता है वह बालक कैसा होता है? मंद बुद्धि कहलाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्तर जो है परीक्षा का उपयोगी रहने वाला है इस बच्चे के लिए जिसका 70 से नीचे IQ लेवल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। कौन सा हो जाएगा? निदानात्मक परीक्षण, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा है शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड हैं। बताइए इनमें से कौन से ऑप्शन वह है जो आवश्यक मानदंड को पूरा कर रहे हैं। पहला ऑप्शन लिखा है छात्र की आवश्यकता, दूसरा ऑप्शन है समाज की आवश्यकता, तीसरा ऑप्शन है विषय वस्तु की प्रकृति, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक जो मानदंड है वो छात्र की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है, समाज की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है, और विषय वस्तु की प्रकृति भी देखी जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उपरोक्त तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है हल्की व्याख्या कर सामान्य निष्कर्ष निकालना किस व्यवहारगत शिक्षण में सम्मिलित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हल्की व्याख्या कर सामान्य निष्कर्ष निकालना किस व्यवहारगत शिक्षण में सम्मिलित होता है? ज्ञान, अवबोध, कौशल या फिर ज्ञानो उपयोग। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ज्ञान उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है।
जितने भी लोगों ने ज्ञान उपयोग कर लिया उनका सबका बिल्कुल सही होगा। हल्की व्याख्या कर सामान्य निष्कर्ष निकालना किस व्यवहार के शिक्षण में सम्मिलित है? ज्ञान उपयोग के व्यवहार के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। आपको ये याद रखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है। सामान्य से विशिष्ट, कोई चीज़ सामान्य होती है उसको विशिष्ट करना। सिद्धांत लागू होता है आगमन विधि में, विश्लेषण विधि में, निगमन विधि में या फिर संश्लेषण विधि में। आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। सभी लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो इसका जो सिद्धांत है यह हो जाएगा आपका निगमन का सिद्धांत। यहाँ पे हो जाएगा निगमन विधि। क्या होगा? निगमन विधि इसका आंसर सही है। निगमन विधि अगर हम बात करें तो संस्थापक कौन है? अरस्तु हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है निम्नांकित में दृश्य श्रव्य सामग्री है। आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से दृश्य श्रव्य यानी देखना और सुनना दोनों प्रकार की कौन सी सामग्री है? क्या वो रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, टेलीविज़न है या फिर एपिडाइस्कोप है? तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी को पता है इसका सही आंसर हो जाएगा टेलीविज़न। क्या हो जाएगा? टेलीविज़न आपका बिल्कुल सही इसका आंसर रहने वाला है, इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पढ़िए और आंसर कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? लिखा है मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली तकनीक या विधि है निरीक्षण व साक्षात्कार, दूसरी है पड़ताल सूची व प्रश्नावली, तीसरा ऑप्शन है संचित अभिलेख व सामयिक जांच, कि चौथा ऑप्शन है ये सभी की सभी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मूल्यांकन है तो अपनाई जा सकने वाली तकनीक इनमें से कौन है? अगर हमें किसी का मूल्यांकन करना है तो निरीक्षण व साक्षात्कार भी हम करते हैं, पड़ताल सूची व प्रश्नावली भी हम देखते हैं, और क्या करते हैं संचित अभिलेख व सामयिक जांच भी करते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये तीनों ही सही हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। उपरोक्त सभी, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया उनका सबका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी है? अधिक कमज़ोर है, अधिक लचीली है, अधिक सुदृढ़ है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो जो गणित की भाषा होती है हम कह सकते हैं 1 + 1 = 2 ही होता है। ये बहुत ही ज़्यादा सही और सटीक होती है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अधिक सुदृढ़ होती है और सभी भाषाओं से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। गणित शिक्षण में अध्यापक संबंधी समस्या है। गणित के शिक्षण में अध्यापक संबंधी समस्या इनमें से कौन सी रहने वाली है? आपको यह बताना है। तो चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है अध्यापक का विषय ज्ञान कम होना। ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर अध्यापक की शिक्षण में अरुचि होना। ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर अध्यापक द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन न कर पाना। और ऑप्शन नंबर 4 है उपर्युक्त सभी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 वाला, उपर्युक्त सभी। गणित शिक्षण में अध्यापक संबंधी समस्या ये तीनों की तीनों ही यहाँ पर रहने वाली हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है। आपको बताना है ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सा सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। क्या वो निगमन विधि है, विश्लेषण विधि है, संश्लेषण विधि है या फिर अनुसंधान विधि है? आपको ये बताना है ज्ञात से अज्ञात की ओर का कौन सा सिद्धांत लागू होगा। तो लागू होगा यहाँ पर संश्लेषण विधि, यानी ऑप्शन नंबर 3 हम कह सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि इनमें से कौन सी हो जाएगी? नवीन यानी कि जब किसी नए प्रश्न को हल करना हो तो इनमें से सबसे अच्छी विधि कौन सी है? क्या वो आगमन विधि है, निगमन विधि है, संश्लेषण विधि या फिर विश्लेषण विधि है? जब किसी नए प्रश्न को हल करना हो तो अच्छी विधि होती है, वह होती है आगमन विधि, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जाँच है जो परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं वह कहलाती हैं उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक मूल्यांकन या फिर एक और दो दोनों? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छात्र जब विद्यालय में रहकर कुछ भी सीखता है उसकी जांच के लिए जो परीक्षाएं होती हैं वो उपलब्धि और निष्पत्ति परीक्षण दोनों ही होती हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और दो दोनों यहाँ पर सही हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। आपको बताना है कि गणित के शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के लिए विशिष्टीकरण का कौन सा उदाहरण यहाँ पर रहने वाला है इन चारों में से? पहला ऑप्शन रहने वाला है
तुलना करना, दूसरा है निष्कर्ष निकालना, तीसरा है गणितीय आकृतियाँ बनाना, और जबकि चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है गणितीय आकृतियाँ बनाना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही निकले, क्या आप 15 या फिर 16 कर पाए या फिर नहीं कर पाए, कितने कर पाए आप लोग बताकर जाना कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस प्रकार की क्लासें आपको नियमित रूप से मिलती रहेंगी जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा सहयोग करेंगी और आपको एक अच्छे नंबर तक लेकर के जाएंगी, 90+ लेकर के जाएंगी। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।